हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो भी होते हैं उनको सेपरेट कर देना है, अलग अलग कर देना है। ये कैसे करेंगे ये चीज़ आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। तो फर्स्ट थिंग है कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। जो हमारे पास ब्लू या ब्लैक इंक होता है, जिस इंक से हम लिखते हैं, उसके कलर्ड कंपोनेंट को अलग करना है। अब ये पहले सोचना पड़ेगा कि आखिर ये ब्लू या ब्लैक इंक क्या है। तो ब्लू या ब्लैक इंक एक मिक्सचर है और वो मिक्सचर बना हुआ है एक डाई और वाटर से मिलकर, यानी कि ब्लैक इंक इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक डाई एंड वाटर, ब्लू इंक इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लू डाई एंड वाटर, रेड इंक इज अ मिक्सचर ऑफ रेड डाई एंड वाटर, ग्रीन इंक इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन डाई एंड वाटर। तो इस तरह से ये जो इंक है जो हम अपने पेन में, फाउंटेन पेन में या स्केच पेन में डालते हैं या इस मार्कर पेन में डालते हैं, वो वाला इंक एक कलर डाई, जिस कलर का हम लिखते हैं, ब्लू का लिखेंगे तो ब्लू डाई, ब्लैक है तो ब्लैक डाई, रेड है तो रेड डाई, ग्रीन है तो ग्रीन डाई, इस तरह से वो डाई और वाटर का वो मिक्सचर होता है। अब यहाँ पर इस मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स को हमें अलग अलग कर देना है। वाटर को अलग कर देना है और जो डाई है, कलर कंपोनेंट है डाई, उसको अलग कर देना है ना। तो वही यहाँ पर था कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक में से कलर कंपोनेंट हमको छांट के निकालना है। यानी कि यहाँ पर जो टॉपिक है उसमें सिर्फ हमको कलर कंपोनेंट छांट कर निकालना है। उसको निकालने के लिए पहले हमको यह सोचना पड़ेगा कि इस मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट हैं, एक कलर डाई है और दूसरा वाटर है। वाटर उसमें सॉल्वेंट है, कलर डाई क्या है, सॉल्यूट है। उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? तो एक प्रॉपर्टी हमको ये समझ में आ रही है कि उसमें जो सॉल्वेंट है वाटर, वो इवापोरेट हो सकता है, इजीली इवापोरेट हो सकता है। इवापोरेशन आपको पढ़ाया था। इवापोरेशन वो प्रोसेस है, वो फिनोमेनन है जिसमें कोई एक लिक्विड सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर ही गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, अपने वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वो फिनोमेनन, वो प्रोसेस कहलाता है इवापोरेशन। क्या कहलाता है? इवापोरेशन। तो वाटर तो इजीली इवापोरेट हो जाएगा। इसी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम लोग उसको सेपरेट करने के लिए। इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक गैस स्टोव लेंगे। क्या करेंगे हम? देखिए, मैं आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बुक में देखिए ध्यान से। हाँ, तो ये है हमारा पूरा का पूरा सेटअप। इस सेटअप में हमने क्या किया है, एक स्टोव लिया है, एक बीकर लिया है और एक चाइना डिश लिया है। एक स्टोव, एक बीकर और एक चाइना डिश। उस चाइना डिश में हमने अपना इंक डाल दिया है, जिस इंक में से कलर्ड कंपोनेंट यानी कि डाई को सेपरेट करना है, वो इंक चाइना डिश में डाला है। फिर इस बीकर में हाफ बीकर यानी कि आधा बीकर पानी लिया है। फिर क्या किया है, उस बीकर को, जिसके अंदर हाफ बीकर यानी कि आधा बीकर पानी है, वाटर है, उस बीकर को इस गैस स्टोव के ऊपर रख दिया है। ये गैस स्टोव भी हो सकता है, स्प्लिट लैंप भी हो सकता है, या कोई अन्य स्टोव भी हो सकता है ना। तो इस स्टोव के ऊपर उस बीकर को रखा है, जिस बीकर में
आधा तक वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और फिर इस बीकर के ऊपर वो चाइना डिश रख दिया है, जिस चाइना डिश में इंक है ना, जिसमें से कलर कंपोनेंट यानी कि डाई को सेपरेट करना है। ये पूरा जब सेटअप तैयार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस स्टोव को जला देंगे। जब स्टोव को हम जलाएंगे तो क्या होगा, उससे हीट एनर्जी रिलीज होगी और उस स्टोव से निकले हुए हीट एनर्जी की वजह से बीकर वार्म अप होगा, गर्म होगा, हीटअप होगा। तो उससे क्या होगा कि उस बीकर के अंदर जो वाटर रखा हुआ है वो भी हीटअप होगा और वो हीटअप होकर के इवापोरेट होगा, उसके वेपर्स ऊपर उठेंगे, वही वेपर्स जाकर के चाइना डिश से टकराएंगे। कुछ हीट तो इस बीकर की दीवार से भी ट्रांसफर होते 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 चाइना डिश तक पहुंचेगा, यानी कि हीट पहुंचेगा चाइना डिश तक। फिर चाइना डिश हीटअप होगा। जब चाइना डिश हीटअप होगा तो वो हीट को ट्रांसफर करेगा इंक को, यानी कि इंक भी हीटअप होगा। इंक क्या है, मिक्सचर है, कलर कंपोनेंट जिसको कि डाई कहते हैं उसका और वाटर का। तो उसमें जो वाटर है सॉल्वेंट ग्रुप में, वो वाटर जल्दी ही इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे हम वो इवापोरेट होने लगेगा। हम देखेंगे कि वहाँ से कुछ वेपर्स उड़ रहे हैं और एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो रहे हैं। पर कुछ समय के बाद हमको ये दिखेगा कि वहाँ से कोई वेपर नहीं निकल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा था कि वेपर्स निकल रहे हैं, अभी दिखेगा कि वेपर्स नहीं निकल रहे हैं। जब वेपर्स नहीं निकलते हुए दिखाई देंगे तो इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि उसके अंदर जितना भी वाटर था उस इंक के अंदर वो सब कुछ इवापोरेट हो चुका है। अब हम अपना स्टोव बंद कर लेंगे, स्टोव बंद कर देंगे। जो स्टोव जल रहा था बुझा देंगे उसको। अब चाइना डिश में जो बच गया है वो केवल कलर कंपोनेंट यानी कि डाई बच गया है। यानी कि अगर ब्लू इंक है तो ब्लू कलर का डाई बचा है, ब्लैक इंक है तो ब्लैक कलर का डाई बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग कलर कंपोनेंट को यानी कि डाई को ब्लू या ब्लैक इंक में से सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन प्रोसेस का यूज करते हुए। नेक्स्ट, क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए। इसमें जो लॉजिक है वो ये है, मिल्क क्लोराइडल सॉल्यूशन है, उसमें ज़्यादातर क्वांटिटी में वाटर है जो कि सॉल्वेंट है और क्रीम सॉल्यूट है और वो क्रीम उसमें सस्पेंडेड रहता है ना। बट उसके पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने टाइनीएस्ट होते हैं कि हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, बट वो उसमें सस्पेंडेड रहते हैं। मिल्क एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, देखने में होमोजीनियस लगता है बट होता हेट्रोजीनियस है, इसीलिए वो क्लोराइडल सॉल्यूशन है। अब उसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट से हेवियर होता है। यहाँ पर अगर हम उसको सेपरेट करेंगे तो जो हेवियर सॉल्यूट है वो कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन होगा और जो लाइटर सॉल्वेंट है वो ऊपर आएगा। इसी प्रोसेस, इसी लॉजिक को, इसी प्रिंसिपल पर हम उसको सेपरेट करेंगे। मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज किया जाता है उस प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। उस प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि चर्निंग, यानी कि मथना। आपके घर में जब दाल पकती होगी तो घर की जो भी आपकी माता या दादी या बहन, चाची जो भी खाना बना रही होंगी वो दाल को एक लकड़ी का बना होगा और नीचे ये रही बोलते, रही है ना, तो रही डाल करके उसको रही की मदद से ऐसे ऐसे, ये रही है तो ये दाल के अंदर डाल करके और उसको ऐसे ऐसे चलाती होंगे। ये है चर्निंग यानी कि मथना।
इससे क्या हो जाता है कि दाल के जो पार्टिकल्स हैं वो बारीक बारीक पार्टिकल्स में टूट करके और जिसमें सॉल्वेंट वाटर डाला गया था उसमें अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं। इसी तरह आपने अपने घर में या किसी रिश्तेदार के घर में देखा होगा कि दही को मथते हैं, उसमें भी चर्निंग करते हैं ऐसे, और दही में से मट्ठे को अलग किया जाता है उस तरह से। बाद में मही बच जाती है, मट्ठा अलग निकल जाता है और मही बच जाती है। वही है रहना, यानी कि चर्निंग, है ना, मथना, चर्निंग, जिसको कि यहाँ पर हम लोग अपने साइंस की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मैनुअल सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। इसी तरह एक सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए मशीन आती है, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। तो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन की मदद से भी ये प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो इसी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की मदद से मिल्क में से क्रीम को अलग किया जाता है, यानी कि मिल्क का किया जाता है वही चर्निंग, मथा जाता है उसको, है ना। और जब चर्निंग होती है तो वो मैनुअल करें या फिर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन करें। जब सेंट्रीफ्यूगेशन हम करेंगे तो क्रीम मिल्क में से अलग हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है इसका अदर एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, यूजेज होते हैं। तो इसका यूज होता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज यानी कि टेस्टिंग लैब, जहाँ पर पेशेंट्स के ब्लड, यूरिन, स्टूल, है ना, स्पिट, इन सभी चीज़ों का टेस्ट होता है, वो हो गया डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज। तो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में इसका यूज होता है ब्लड टेस्ट करने के लिए, यूरिन टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा डेयरीज में, दुग्धशालाओं में, डेयरीज में इसका यूज होता है क्रीम में से बटर को सेपरेट करने के लिए, फॉर सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम। सेम प्रोसेस का, सेम प्रिंसिपल का यूज किया जाता है वॉशिंग मशीन में कपड़े में से पानी को निकालने के लिए। यानी कि वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धोते हैं तो पानी का इस्तेमाल करके ही धोते हैं, है ना। कपड़ा क्या रहता है, गीला रह जाता है, वेट रह जाता है। अब उस गीले कपड़े को सुखाना है, तो सुखाने के लिए उस वॉशिंग मशीन में जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन का। यानी कि वो मशीन क्या करता है, वो भी कपड़े की चर्निंग ही करता है, यानी कि मथता है, सेंट्रीफ्यूगेशन करता है वॉशिंग मशीन। और सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान कपड़ा और कपड़े में का पानी अलग हो जाता है, यानी कि कपड़ा हमारा सूख जाता है। कपड़े में से पानी को स्क्वीज आउट करने के लिए, वेट क्लोथ्स में से पानी को स्क्वीज आउट करने के लिए वॉशिंग मशीन इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करता है। देन डेयरीज जो होती है, मिल्क डेयरीज, दुग्धशाला है, वहां पर वैरायटी ऑफ मिल्क तैयार करने के लिए भी इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। आपने बाजार से मदर डेयरी या सुधा या अमूल या पारस और भी कई सारे ब्रांड हैं जिनके मिल्क बाजार में बिकते हैं। डीएमएस है, दिल्ली मिल्क स्कीम, इनके दूध आते हैं, पैकेज दूध आते हैं, पॉलीपैक्स आते हैं, 1/2 लीटर 1 लीटर के पॉलीपैक्स आते हैं। आपने दुकानदार से जब दूध मांगा होगा तो दुकानदार आपसे पूछा होगा कि आपको कौन सा दूध चाहिए, फुल क्रीम चाहिए, टोंड चाहिए या डबल टोंड चाहिए, है ना। फुल क्रीम, टोंड या डबल टोंड, यानी कि 3 तरह के मिल्क हो गए वहां पर अवेलेबल। ये 3 तरह के जो मिल्क तैयार किए जाते हैं डेयरीज में, वो इसी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की मदद से तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो भी मिल्क डेयरीज में पहुंचता है अलग अलग सोर्सेस से,
उस मिल्क का वे करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि चर्निंग। और चूंकि वो मास लेवल पर करते हैं, उनके पास बहुत अधिक क्वांटिटी में मिल्क आता है और इस प्रोसेस को करते हैं, इसलिए वे सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन का यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन की मदद से वो पहले क्या करते हैं कि मिल्क में से पूरा क्रीम निकाल लेते हैं। जितना सारा क्रीम होता है, चाहे वो एक बार सेंट्रीफ्यूगेशन करने से निकले, 2 बार में निकले, 3 बार में निकले, 4 बार में निकले, वो बार बार उस प्रोसेस को रिपीट करते हैं तब तक जब तक कि सारा क्रीम बाहर नहीं निकल जाता है। तो मिल्क का सारा क्रीम वो निकाल लेते हैं। उसके बाद अब उनके पास जो मिल्क बचा है वो विदाउट क्रीम बचा है, जिसमें बिल्कुल भी क्रीम नहीं है ना। तो अब क्या हुआ कि उसमें से लगभग 8 कुछ दूध लेते हैं और उस दूध में 8% क्रीम ऐड कर देते हैं, है ना। कोई कोई कंपनी शायद 9, 10 या 12% तक भी जा सकती है। जनरली जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसके अनुसार लगभग 8% क्रीम वो उसमें ऐड कर देते हैं और उस मिल्क की वो पैकेजिंग कर देते हैं। उस मिल्क को कहते हैं ये फुल क्रीम मिल्क है। उसके बाद वो जो विदाउट क्रीम वाला मिल्क था, फिर उसमें से कुछ मिल्क लेते हैं और फिर उसमें वो लगभग 4% क्रीम ऐड कर देते हैं और उसकी पैकेजिंग कर देते हैं। उसको कहते हैं टोन्ड मिल्क। और कुछ वैसे ही पैक कर देते हैं बिना क्रीम मिलाए हुए, उसको कहते हैं डबल टोन्ड मिल्क। तो इस तरह से 3 वैरायटी के मिल्क वो तैयार कर लिए, फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क और डबल टोन्ड मिल्क। उसके बावजूद भी उनके पास कुछ क्रीम बच जाता है, यानी कि उसी दूध में से जो निकाला गया क्रीम है, उस क्रीम में से कुछ क्रीम खर्च हो गया फुल क्रीम मिल्क बनाने में, कुछ खर्च हुआ टोन्ड मिल्क बनाने में, है ना। और खैर डबल टोन्ड मिल्क बनाने में तो कोई क्रीम ही नहीं ऐड हुआ, तो वो वाला हिस्से का जो क्रीम है वो बच जाता है और फिर उस क्रीम से वे लोग बटर निकालते हैं। पढ़ाया था ना इसमें, फॉर सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम। हाँ, तो उस क्रीम में से वो बटर सेपरेट करके बटर निकालते हैं और बटर भी बेचते हैं। तो इतने सारे प्रोसेस यूज करते हैं, यानी कि सेम मिल्क में से वो कई तरह के प्रोडक्ट्स निकालते हैं। बटर, क्रीम, चीज, पनीर और फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, है ना। फिर चूंकि ये मिल्क अलग अलग वैराइटीज के हैं, तो अलग अलग वैराइटीज के फिर वो कर्ड भी बना लेते हैं, दही भी बना लेते हैं, लस्सी भी बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं, मिठाइयाँ भी बनाते हैं सेम मिल्क में से। यानी कि बेसिक जो प्रोसेस है मिल्क में से क्रीम को निकालना या क्रीम में से बटर को निकालना, और उस प्रोसेस के लिए डेयरी वाले इसी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। उनके पास सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होता है उसकी मदद से। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेपरेटिंग 2 इमिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम देयर मिक्सचर। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स होते ही नहीं हैं, आपस में मिक्स नहीं होते। एक लिक्विड दूसरे में डिसॉल्व नहीं होता है, दूसरा लिक्विड पहले में डिसॉल्व नहीं होता। ये 2 ऐसे लिक्विड है, ना तो पहला दूसरा में डिसॉल्व होता है, ना दूसरा पहला में डिसॉल्व होता है। उसमें से कोई सॉल्यूट नहीं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट नहीं बनता, यानी कि दोनों सेपरेट ही रहते हैं। मिक्स होने के बावजूद भी अनमिक्स्ड रहते हैं। उसमें से जो हेवियर लिक्विड है, हाई डेंसिटी वाला लिक्विड है, वो लोअर लेवल में होता है। जो लोअर डेंसिटी वाला है, लो डेंसिटी वाला जो लिक्विड है, वो अपर लेयर में रहता है। और ये सेपरेटेड ही रहते हैं, कभी आपस में डिसॉल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते। ऐसे ही लिक्विड्स को कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल के लिए ऑयल एंड वाटर,
कोई भी ऑयल है, कोई भी तेल है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, क्या कहते हैं उसको, बादाम का तेल है, आलमंड ऑयल, या कोई और भी है, कोई भी ऑयल है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ना तो ऑयल वाटर में डिसॉल्व होता है, ना वाटर उस ऑयल में डिसॉल्व होता है ना। कभी भी आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो होता क्या है, बाय मिस्टेक अगर ये दोनों आपस में मिल गए, तेल और पानी, तो ये मिलते तो नहीं है, फिर क्या करते हैं, लेयर अप हो जाते हैं। जो डेंसर लिक्विड है वो लोअर लेवल में, जो लाइटर लिक्विड है वो अपर लेवल में। जनरली वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी ऑयल से अधिक होती है, तो वाटर होता है लोअर लेवल में और जो ऑयल है वो हो जाता है अपर लेवल में, वो ऊपर ही रहता है ना। तो इसको कहते हैं, इनको कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। इनमिसिबल लिक्विड्स को अब हमें सेपरेट कर देना है, यानी कि ऑयल को अलग कर देना है और वाटर को अलग कर देना है। ये कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनेल का। आइए हम आपको सेपरेटिंग फनेल भी दिखाते हैं। ये देखिए आपकी बुक में यहां पर बना हुआ है, ये सेपरेटिंग फनेल बना है, यहां पर सेपरेटिंग फनेल दिखा। ये देखिए सेपरेटिंग फनेल में यहां पर एक स्टॉपर लगा हुआ है ना, स्टॉप कॉक, स्टॉपर या स्टॉप कॉक नॉब है एक लगा हुआ। क्या करते हैं, इस नॉब को टोटली बंद कर देते हैं और यहां से खोल करके, ये ढक्कन खोल के इसमें से वो जो मिक्सचर है इमिसिबल लिक्विड्स का, उसको डाल देते हैं। भर गया ये मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स है। थोड़ी देर के लिए इसको क्या करते हैं, हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब हम नहीं करते हैं, इसको टोटली अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। जब कुछ देर के लिए हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो इसमें वाटर और ऑयल का ये जो मिक्सचर है, वाटर का डेंसिटी हाई है, ऑयल का डेंसिटी लो है। वाटर कहाँ आ जाएगा, लोअर लेवल में, और ऑयल कहाँ रह जाएगा, अपर लेवल में। जब ऐसा हो गया सेटलमेंट, फिर क्या करेंगे कि इस सेपरेटिंग फनेल के नीचे हम एक कोई भी कंटेनर ले लेंगे, बिकर है या फिर कोई और भी कंटेनर हो सकता है हमारे पास। जो भी कंटेनर है वो कंटेनर इस सेपरेटिंग फनेल के नीचे हम लगा देंगे और इस अब स्टॉप कॉक को थोड़ा सा खोलेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, है ना, उतना ही खोलेंगे ताकि इसमें से जो पानी नीचे गिरे वो बूंद बूंद करके गिरे। आपने देखा होगा ग्लूकोज चढ़ाते हुए पेशेंट को, डॉक्टर जब ग्लूकोज चढ़ाता है पेशेंट को तो जो पाइपलाइन यूज की जाती है उस पाइपलाइन में आपने देखा होगा कि बूंद बूंद करके बहुत ही धीरे धीरे वो ग्लूकोज टपकता है ना। जो पानी है डिस्टिल्ड वाटर है वो टपकता है, पानी चढ़ाते हैं जब है तब। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होना चाहिए कि इतना ही खोलना है कि यहाँ से बूंद बूंद करके पानी टपके, वाटर नीचे है और वो वाटर कहाँ जाएगा, नीचे रखे हुए कंटेनर में। जैसे जैसे वो टपकेगा, ये देख रहे हैं सेपरेटिंग लाइन बना हुआ है, ये सेपरेटिंग लाइन आपको विजिबल होगा, दिखाई देगा, क्योंकि ये जो सेपरेटिंग फनेल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखता है। इसके अंदर रखा हुआ जो भी मिक्सचर वो आपको दिखाई देगा। तो जो दो इमिसिबल लिक्विड्स है, वाटर और ऑयल, इन दोनों का जो ये सेपरेटिंग लाइन है वो क्लियरली दिखाई देगा कि हाँ इसके नीचे वाटर और इसके ऊपर क्या है, ऑयल है। तो जैसे जैसे पानी यहाँ पर टपकेगा बूंद बूंद करके, वैसे वैसे ये जो सेपरेटिंग लाइन है वो धीरे धीरे नीचे सरक कर आएगा। इसमें पूरी नज़र गड़ा के रखनी है आपको, पूरा अपना ध्यान, फुल कंसंट्रेशन यही रखना है। तो आपको ध्यान रखना है तब तक जब तक ये जो सेपरेटिंग लाइन है वो इस स्टॉप कॉक के पास नहीं पहुंच जाए।
जैसे सेपरेटिंग लाइन इस स्टॉप कॉक के पास पहुंचे, स्टॉप कॉक को क्या करना है, बंद कर देना है, इस वाल्व को बंद कर देना है। स्टॉप कॉक को बंद करते ही क्या हो जाएगा जी, सारा का सारा जो पानी ऑलरेडी नीचे कंटेनर में टपक चुका है, गिर चुका है, आ गया है, और जो ऑयल है वो इस सेपरेटिंग फनल के अंदर रह गया है। तो इस तरीके से हम दो इमिसिबल लिक्विड्स का जो मिक्सचर था वाटर और ऑयल का हमने सेपरेट कर लिया, वाटर अलग कंटेनर में और जो ऑयल है वो सेपरेटिंग फनल में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वो ये है सेपरेटिंग सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम देयर मिक्सचर। सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सचर है, उसमें से हमें सॉल्ट को अलग कर देना है और अमोनियम क्लोराइड को अलग कर देना है। यहां भी हम एक लॉजिक देखेंगे कि कौन सा लॉजिक है जिसकी वजह से हम इसको अलग कर सकते हैं। हमने सॉल्ट के ऊपर विचार किया, फिर अमोनियम क्लोराइड के ऊपर विचार किया, तो हमने पाया कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पर सबलाइम हो जाता है। आपको सब्लिमेशन में पढ़ाया था। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई सॉलिड डायरेक्टली अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है विदाउट रीचिंग इट्स लिक्विड स्टेट। यानी कि सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में कोई सॉलिड बिना अपने लिक्विड स्टेट में आए हुए वो डायरेक्टली अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, या गैसियस स्टेट से बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए डायरेक्टली वो अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। तो यहां पर जो अमोनियम क्लोराइड है वो सॉलिड स्टेट में होता है और बहुत ही लो टेम्परेचर पर बिना अपने लिक्विड स्टेट में गए हुए वो डायरेक्टली अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो इजीली सबलाइम हो जाता अमोनियम क्लोराइड लो टेम्परेचर पर। बट उससे टेम्परेचर पर जो सॉल्ट है वो तो अभी अपने लिक्विड स्टेट में भी ढंग से नहीं बदल पाया रहता है, लिक्विड स्टेट में भी बदल नहीं पाता है, कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वो सॉलिड का सॉलिड स्टेट में ही रहता है। तो अगर हम इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे तो इजीली हम अमोनियम क्लोराइड को सॉल्ट से क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। आइए इसको भी समझते हैं पूरा डायग्राम की मदद से कि हमारे पास जब एक मिक्सचर आ गया सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, तो इन दोनों ही कंपोनेंट्स को यानी कि सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को हम कैसे अलग करेंगे। अब देखिए, आप इस सेटअप को देखिए, दिखाई दे रहा है ना। इस सेटअप को जरा ध्यान से देखिए। इस सेटअप में हमने क्या क्या लिया है, एक स्टोव लिया है जो कि स्प्लिट लैंप हो सकता है, गैस स्टोव हो सकता है या कोई और स्टोव हो सकता है। तो हमने एक स्टोव लिया है और एक चाइना डिश लिया है और एक फन्नेल लिया है। तीन चीजें लिया, स्टोव, चाइना डिश और फन्नेल। हमने क्या किया, स्टोव लिया, स्टोव के ऊपर चाइना डिश रखा और इस चाइना डिश में ही सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर रख दिया। फिर फन्नेल लिया और उस फन्नेल को उल्टा करके इन्वर्टेड करके चाइना डिश के ऊपर रख दिया। देख रहा आप, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, जो फन्नेल है वो सीधा नहीं उल्टा इन्वर्टेड है ना। तो इन्वर्टेड करके उल्टा करके फन्नेल को इसके ऊपर से रख दिया इस तरीके से, ताकि चाइना डिश के अंदर जो रखा हुआ सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है वो पूरी तरह से कवर्ड हो जाए इस फन्नेल के माध्यम से। फिर फन्नेल के जो ऊपरी हिस्सा ये ओपन है, इसके ऊपर हम कॉटन प्लग कर देंगे। कॉटन यानी कि रुई से इस छेद को बंद कर देंगे, होल को बंद कर देंगे, कॉटन प्लग इधर से लगा देंगे। इतना करने के बाद हमारा पूरा का पूरा सेटअप तैयार हो गया। अब हम इस स्टोव को बर्न करेंगे, जलाएंगे इसको, है ना। इसको जलाएंगे, स्टोव को जलाते ही हीट एनर्जी क्रिएट होगी, वो हीट ट्रांसफर करके कहाँ जाएगी जी, चाइना डिश में।
चाइना डिश गर्म होगा और वो चाइना डिश हीट को ट्रांसफर किस में करेगा, उस मिक्सचर को, किस मिक्सचर को, जो कि सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है। जल्दी ही वो सबलाइमिंग टेम्परेचर पहुंच जाएगा जो सबलाइमिंग टेम्परेचर अमोनियम क्लोराइड का है, और उस सबलाइमिंग टेम्परेचर पर अमोनियम क्लोराइड सबलाइम होगा, यानी कि डायरेक्टली सॉलिड से अपने गैसेस स्टेट में, अपने वेपर में कन्वर्ट होगा बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, और अमोनियम क्लोराइड का जो वेपर है वो सीधा ऊपर उठेगा, इस फनेल के अंदर सीधा ऊपर उठेगा। लेकिन यहां पर क्या है, कॉटन प्लग है, वो उस अमोनियम क्लोराइड के वेपर को फनेल से बाहर नहीं निकलने देगा, ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देगा। हीटिंग तो चाइना डिश में हुई है, उसके ऊपर हीटिंग नहीं हो रही है, हालांकि थोड़ी थोड़ी हीट तो ट्रांसफर करके फनेल में जाएगी, तो फनेल का लोअर पार्ट थोड़ा बहुत गर्म हो सकता है, लेकिन फनेल का जो ऊपर पार्ट है वो टोटली क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा, वो हीट अप नहीं होगा। उस कोल्ड फनेल के टच में आते ही अमोनियम क्लोराइड का वेपर फिर से सबलाइम होगा, यानी कि यहां पर अब वो गैसेस स्टेट से डायरेक्टली अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, और अमोनियम क्लोराइड के जो सॉलिड्स हैं फनेल के वाल पे, यानी कि फनेल की दीवारों पे वो डिपॉजिट हो जाएंगे। और इस तरीके से क्या होगा, थोड़ी ही देर के बाद सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड वेपर बन करके उड़ा ऊपर जाकर के फनल के ऊपरी दीवारों पर, फिर से वो सॉलिडिफाई होकर के, यानी कि सबलाइम होकर के गैसेस स्टेट से सीधे सॉलिड स्टेट में आकर के वहां पर डिपॉजिट हो गया, और सॉल्ट जो है वो चाइना डिश में रह जाएगा। इस तरीके से इस प्रोसेस की मदद से हम लोग सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इज द डाई इन ब्लैक इंक का सिंगल कलर। जो ब्लैक इंक हम यूज करते हैं लिखने के लिए अपने फाउंटेन पेन में या स्केच पेन में या मार्कर पेन में, वो जो ब्लैक इंक है क्या वो सिंगल कलर से मिलकर बना है या कई सारे कलर मिलाने से ब्लैक इंक बना है, यानी कि सिंगल डाई से ही वो ब्लैक कलर हो गया है या कई सारे कलर के डाइज आपस में मिक्स करने से वो ब्लैक इंक या ब्लैक कलर तैयार हुआ है, ये जानना है। इस चीज को जानने के लिए या यूं कहें कि जिन जिन कलर से मिल करके, जिन जिन डाइज से मिल करके वो ब्लैक इंक बना है, उन सबको सेपरेट करना है। इसके लिए हमको जो प्रोसेस यूज करना पड़ेगा उस प्रोसेस का नाम है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी यहां पर जो प्रिंसिपल या लॉजिक यूज होता है वो ये है कि लगभग सारे के सारे जो डाइज होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल डाइज, नॉट 100% नहीं बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम, तो ऑलमोस्ट ऑल जो डाइज हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, पर उनके जो डिसॉल्व होने का रेट है वो अलग अलग है। कोई डाई जो है बहुत फास्ट वाटर में डिसॉल्व होता है, कोई है जो उससे कम फास्ट रेट से डिसॉल्व होता है, कोई है और कम फास्ट रेट से डिसॉल्व होता है, कोई और डाई है जो और कम रेट से डिसॉल्व होता है, कोई है बिल्कुल धीरे धीरे डिसॉल्व होता है ना। तो अलग अलग डाइज के वाटर में डिसॉल्व होने का जो रेट है वो अलग अलग है। जब उनके डिसॉल्व होने का रेट अलग अलग है तो उनका स्प्रेडिंग रेट भी अलग अलग होगा। जो फास्टर डिसॉल्व होगा वो फास्टर स्प्रेड करेगा, जो स्लोअर डिसॉल्व होगा स्लोली वो स्लोली ही स्प्रेड आउट होगा। इसी लॉजिक का यूज किया जाता है इस क्रोमैटोग्राफी में, और ब्लैक इंक में कितने सारे डाइज हैं उनको अलग कर लिया जाता है। कैसे करते हैं ब्लैक इंक में से, चलिए आपको बताते हैं। इसका सेटअप ये है कि हमको एक फिल्टर पेपर लेना है। क्या लेना है? एक फिल्टर पेपर लेना है। अभी मेरे हाथ में फिल्टर पेपर नहीं है, लेकिन लेना फिल्टर पेपर ही है। मैं तो वैसे ही आपको दिखाने के लिए कॉपी का पेपर काट लिया हूं। तो आपको क्या लेना है? फिल्टर पेपर एक लेना है ना। और उस फिल्टर पेपर के ऊपर पेंसिल से एक जगह, एक साइड से ये जो हमारा
मान लीजिए कि ये फिल्टर पेपर वैसे है नहीं, लेकिन मान लीजिए फिल्टर पेपर है, तो यहाँ से लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक ऐसे मार्क कर लेना है। मैं पेन से मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि पेन से आपको इजीली विजिबल होगा रिकॉर्डिंग में, इसीलिए। अदरवाइज मार्क किससे करना, पेन से नहीं, पेंसिल से मार्क करने। यहाँ पर एक पेंसिल से हम लाइन खींच लेंगे, ठीक है जी। अब पेंसिल से लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे कि उसी लाइन पर एक सेंटर में हमारा जो ब्लैक इंक है फाउंटेन पेन में या फिर स्केच पेन में या फिर मार्कर पेन में, यहाँ पर सेंटर में हम डॉट की तरह इसको लगा लेंगे। बढ़िया से डॉट की तरह इसको हम यहाँ लगा लेंगे, ये लग जाएगा। अब इसको थोड़ी देर ड्राई अप होने देंगे। फिर क्या करेंगे हम कि एक ग्लास लेंगे या बीकर लेंगे या टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें थोड़ा पानी लेंगे, वाटर ले लेंगे। और लेने के बाद ये जो हमारा पेपर है फिल्टर पेपर, जिस फिल्टर पेपर के ऊपर पेंसिल से एक सीधी लाइन खींची जाएगी, अगर हाथ से नहीं हो तो आप स्केल की मदद ले सकते हैं, सीधी लाइन खींची जाएगी और उसके सेंटर में हमारे स्केच पेन या मार्कर पेन या फाउंटेन पेन मतलब वो पेन जिसमें इंक डालते हैं, नीब वाला पेन बोलते हैं ना ठेठ भाषा में, नीब वाला पेन वो होता है फाउंटेन पेन। और अभी आप यूज करते हैं बॉल पेन, है ना, तो फाउंटेन पेन का इंक इस पे डालेंगे या फिर स्केच पेन का या फिर मार्कर पेन का। और इस फिल्टर पेपर को अब हम धीरे धीरे इस पानी में डुबाएंगे। जिस तरह से मैंने हाथ में गिलास पकड़ा है उस तरह से आपको नहीं पकड़ना है। गिलास को कहीं पे किसी टेबल पे क्या करना है जी, फिक्स कर देना है। गिलास को क्या करना है, कहीं किसी टेबल पे फिक्स कर देना। मैं तो सिर्फ कैमरे के सामने लाने के लिए सारे काम कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, लेकिन करना वैसे ही कि टेबल पे कर देना है। तो और ये जो फिल्टर पेपर है जिसके ऊपर पेंसिल मार्क है और पेंसिल मार्क के सेंटर में इंक मार्क है, उसको धीरे धीरे पानी में डुबाएंगे, वाटर में डुबाएंगे। और इस तरीके से डुबाएंगे जो पेंसिल से खींचा हुआ मार्क है वो पानी में डूबे नहीं, पानी से ऊपर ही रहे, है ना। और वहीं पे ले जा करके इसको फिक्स करके हम लोग छोड़ देंगे, है ना। अब जब फिक्स करके हम छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये जो फिल्टर पेपर है अब ये धीरे धीरे पानी सोखेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा, पानी को सोखेगा। और वो पानी धीरे धीरे इस फिल्टर पेपर में ऊपर तक अपने आप चढ़ेगा। हम डुबाएंगे थोड़ा सा, लेकिन वो पानी थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि फिल्टर पेपर क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। तो जैसे पानी सोखते 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 इस लाइन तक पहुँचेगा जो पेंसिल से हमने खींच रखा है, तो सेंटर में पेंसिल मार्क के सेंटर इंक है, वो इंक उस पानी में घुलेगा, डिसॉल्व होगा। अब इंक का जो कंपोनेंट फास्टर डिसॉल्व होता है, तेजी से डिसॉल्व होता है पानी में, वो पानी के साथ तेजी से ऊपर की तरफ पसरेगा, फैलेगा, स्प्रेड होगा। और जो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगा तो धीरे धीरे स्प्रेड होगा, है ना। यानी कि जो फास्ट स्प्रेड हुआ है, जो सबसे फास्ट कंपोनेंट इसमें पानी में डिसॉल्व करके गया है, वो फास्ट रेट से स्प्रेड होगा तो फास्ट रेट से ऊपर चढ़ गया, यानी कि सबसे ऊपर रहेगा। जो उससे कम रेट से डिसॉल्व होगा वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, वो थोड़ा सा उतने ही टाइम में लोअर लेवल पर पहुंचा रहेगा। जो उससे भी कम रेट से डिसॉल्व होगा वो कम धीरे धीरे स्प्रेड होगा और कम लोअर लेवल पे पहुंचा हुआ रहेगा। यानी कि ऊपर से नीचे तक ये सारे कलर्स अपने आप स्प्रेड हो जाएंगे। अब इस फिल्टर पेपर को देख हम बता सकते हैं कि ये जो ब्लैक इंक बना है उनमें कौन कौन से कलर्स मिक्स्ड हैं, किन किन कलर कंपोनेंट्स को मिलाकर के ब्लैक इंक बनाया गया, क्योंकि सभी कलर जो है अलग अलग हाइट पे आपको दिखाई देंगे। यह डिपेंड करता है कि कौन किस रेट से डिसॉल्व होता है। जो फास्ट रेट से डिसॉल्व होगा, पानी तो तेजी से चढ़ रहा है,
वो तो चढ़ता ही जा रहा है। तो जो फास्ट डिसॉल्व होगा वो फास्ट रेट से ऊपर चढ़ेगा, स्प्रेड होगा। जो स्लो रेट से डिजॉल्व होगा स्लो रेट से ऊपर चढ़ेगा। जो फास्ट रेट से डिजॉल्व होगा वो फिल्टर पेपर के हाइट तक पहुंचेगा। जो स्लो रेट से जाएगा वो लो हाइट पर जाएगा। और इस तरीके से फिल्टर पेपर पर ऊपर से नीचे तक सारे के सारे कंपोनेंट्स स्प्रेड आउट हो जाएंगे और हमको इजीली वो दिखाई देंगे, विजिबल होंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं जी? क्रोमेटोग्राफी। इस क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का और भी कहां का एप्लीकेशन है? तो कलर्स इन अ डाई, जो डाई बनाया जाए तो उसमें कौन कौन से कलर पिगमेंट्स डाले गए हैं उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनमें जो भी पिगमेंट्स हैं, कौन कौन से कलर पिगमेंट शामिल हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इस क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का यूज किया जाता है। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, खून में जो ड्रग्स मिले हुए हैं उनको भी क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से ही जाना जाता है कि किसी व्यक्ति के ब्लड में कौन कौन से ड्रग्स मिले हुए हैं, जिसको बोला जाता है ड्रग टेस्ट। खासकर खिलाड़ियों का ये टेस्ट अक्सर होता रहता है। आपने टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि फलाने खिलाड़ी का ड्रग टेस्ट हुआ तो वो पाया गया कि उसने स्टेरॉइड लिया है, चाहे ये ड्रग लिया, वो ड्रग लिया है, इसीलिए वो रेस जीत गया, या फिर ये गेम जीत गया, वो गेम जीत गया, उसको गोल्ड मेडल मिल गया, बाद में छीन लिया गया। इस तरह की कहानी आपने सुनी होंगी। तो उस टेस्ट में जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज वाले हैं क्रोमेटोग्राफी थ्योरी का ही, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का ही यूज करते हैं यह जानने के लिए कि उस खिलाड़ी के, उस प्लेयर के ब्लड में कौन कौन से ड्रग्स हैं, यानी कि उसने कौन कौन सा ड्रग पिया है या खाया है या इंजेक्ट किया है अपने आप को। तो ये यूजेस हो गए क्रोमेटोग्राफी का। इसके आगे और भी चीजें हैं सेपरेट करने के लिए, है ना, उनको अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि उन मिक्सचर्स में से उनके कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे। थैंक यू।